हेलो एवरीवन, मैं सुशील कुमार जांगीड़ आपको इस वीडियो में बीएसटीसी काउंसलिंग प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी दूंगा। वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा ने बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है और इसके बाद बीएसटीसी काउंसलिंग प्रक्रिया 2025 का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। हम सबसे पहले बीएसटीसी काउंसलिंग प्रक्रिया का जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हुआ है उसकी बात करेंगे और उसके बाद हम वन बाय वन जो शेड्यूल है उसकी बात करेंगे। तो हम ले रहे हैं वीएमओयू द्वारा जारी नोटिफिकेशन। देखो, डीएलएड पाठ्यक्रम की काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हेतु दिशा निर्देश। अब देखो, ये जो पॉइंट नंबर 1 है इसके बारे में तो सबको जानकारी है। प्री डीएलएड परीक्षा 2025 का परिणाम दिनांक 14 जून को जारी कर दिया गया है। हम पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। देखो, सारे जो पॉइंट है, दिशा निर्देश जो गाइडलाइन है, इसकी बात करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम इसमें लेंगे और आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। वन बाय वन पॉइंट को आप अच्छे से समझ लें ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। देखो, ये इंपॉर्टेंट है। पंजीयन हेतु अभ्यर्थी द्वारा आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाने के बाद सबसे पहले आपके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो जानकारी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भरी है उसको आपको चेक करना है। ऑनलाइन आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाने के बाद अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय भरी गई जानकारी उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि उक्त जानकारी को सावधानी पूर्वक जांच लें। यदि आपने एप्लीकेशन फॉर्म जब प्रवेश परीक्षा का भरा था उसके बाद भी अगर कोई मान लो माइनर त्रुटि रह जाती है तो त्रुटि चेक आप सावधानी पूर्वक कर लें। यदि इसमें कोई संशोधन हो तो आप करेक्शन पैनल पर बटन पर क्लिक करके 200 रुपए की शुल्क जमा करवाकर संशोधन कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखने वाली बात है कि नेम, मदर नेम, फादर नेम, आपकी फोटो, सिग्नेचर, अंगूठे के निशान और पाठ्यक्रम, जैसे आपने सामान्य सिलेक्ट किया है या संस्कृत सिलेक्ट किया है, इसमें आप किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते हैं। फिर पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। परीक्षा में प्रवेश सभी अभ्यर्थी को बिना किसी कट ऑफ के परिणाम जारी किया है। पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी इस परीक्षा में अपने प्राप्त अंकों के आधार पर रजिस्ट्रेशन शुल्क 3000 जमा करवा कर काउंसलिंग में भाग ले सकता है। ये राशि प्रवेश के पश्चात पाठ्यक्रम शुल्क में समाहित की जाएगी। देखो, किसी भी प्रकार की वीएमओयू ने कट ऑफ जारी नहीं की है। अब क्योंकि किसी प्रकार की कट ऑफ जारी नहीं की है तो किसका इसमें सिलेक्शन होने वाला है, किसका नहीं। यदि आप बॉर्डर लाइन पर हैं और इसमें भाग लेना चाहते हैं तो आप अनिवार्य रूप से भाग लें, क्योंकि अगर अगर आपका काउंसलिंग प्रक्रिया के पश्चात आपको कोई कॉलेज आवंटित नहीं भी होती है तो आपको ये जो राशि है ये वापस पुनः लौटा दी जाएगी। इसीलिए वीएमओयू कहता है कि आप इसमें भाग ले सकते हैं 3000 रुपए की फीस जमा करवाकर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, प्री डीएलएड परीक्षा सामान्य व संस्कृत के प्रत्येक अभ्यर्थी को एक यूनिक आईडी पासवर्ड के साथ दी गई है। मिली होगी आपको, नो डाउट। अब प्री डीएलएड परीक्षा दोनों पाठ्यक्रमों में अथवा अल्प भाषा हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों हेतु 2 काउंसलिंग आईडी जारी की है। यदि आपने नॉर्मल के साथ साथ सामान्य में और इसके अलावा डीएलएड संस्कृत के लिए अप्लाई किया है तो आपको इन दोनों के लिए अलग अलग आईडी पासवर्ड दिए गए हैं। अभ्यर्थी फीस भरने के उपरांत दोनों काउंसलिंग आईडी में से संबंधित पाठ्यक्रम की काउंसलिंग आईडी का प्रयोग करके संबंधित अध्यापक शिक्षण संस्थान बीएसटीसी कॉलेज के लिए विकल्प भर सकता है। अब देखो, इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। किसी अभ्यर्थी ने प्री डीएलएड के दोनों पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन किया है, सामान्य और संस्कृत दोनों के लिए, तो उसे सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए उपलब्ध काउंसलिंग आईडी का चयन कर सामान्य पाठ्यक्रम वाले अध्यापक शिक्षण संस्थानों के विकल्प भरने हैं और संस्कृत पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध आईडी का चयन कर संस्कृत बीएसटीसी कॉलेज के लिए विकल्प भरने हैं। ये आप जरूर ध्यान रखें। बात करते हैं, ये तो क्लियर हो गया, पॉइंट नंबर 6 की। अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश के अवसर को अधिक सुरक्षित करने की दृष्टि से शिक्षण संस्थानों के चयन के लिए दिए जाने वाले विकल्पों में अधिकतम का विकल्प भरें। अब ऐसा नहीं कि आप 10 से 12 कॉलेजें ही लॉक करें, आप
मैक्सिमम जितनी आपसे हो सके उतनी कॉलेजें आपको विकल्प में चॉइस में भरनी है। मान लो नजदीकी आपने 2-3 डिस्ट्रिक्ट की सभी कॉलेजें भर दी है, उसके बाद आप एनीवेयर इन डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अभ्यर्थी संबंधित पाठ्यक्रम के सभी उपलब्ध अध्यापक शिक्षण संस्थानों का भी चयन कर सकते हैं। जितने भी कॉलेज है उन सभी कॉलेजों का आप चॉइस फिलिंग में सिलेक्शन कर सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है। ऐसे नहीं कि ऑप्शन फिलिंग की चॉइस है। विकल्प प्रदान करने तो कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अभ्यर्थियों को अध्यापक शिक्षा संस्थान चयन विकल्प भरने के लिए निर्धारित तिथि के बाद कोई अवसर दिया नहीं जाएगा। अभ्यर्थियों को कम से कम एक अध्यापक शिक्षण संस्थान या एक जिले का चयन आवश्यक रूप से करना है। मिनिमम का है कि एक कॉलेज और एक डिस्ट्रिक्ट का चयन आपको मिनिमम करना है। मैक्सिमम की यहाँ कोई भी लिमिट नहीं है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि जितने कॉलेज आप भर सके चॉइस में उतनी कॉलेजें आप भरें। आगे के कुछ पॉइंट की हम बात करेंगे। अब देखो पॉइंट नंबर 8 है, ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। डीएलएड शिक्षण संस्थान आवंटन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है। काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व अभ्यर्थी डीएलएड परीक्षा 2025 के अपने मूल दस्तावेज में जो मूल आवेदन पत्र में दर्शाई गई जो कैटेगरी है, चाहे वो जनरल है, देखो यहाँ एक पॉइंट आया है, जो आपने प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन भरा है उसमें जो आपने कैटेगरी शो की है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी या ईडब्ल्यूएस, जनरल कैटेगरी के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। बाकी अन्य कैटेगरी के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपने जब प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरा था तो उसके साथ आपने कैटेगरी सिलेक्ट की होगी, उसी कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। सेकंड, जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, मूल निवास प्रमाण पत्र, वो भी आपके पास होना चाहिए। देखो ये इसमें मेंशन है, तथा सब कैटेगरी, चाहे आप डाइवर्सल हैं, विडो हैं या फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं या अन्य आपको कोई दिक्कत है जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भरी है, उसकी आप जांच कर लें तथा अपने पास मूल दस्तावेज उपलब्ध हो ये आप सुनिश्चित कर लें। यदि नहीं है तो बना लें। वैध जाति प्रमाण पत्र के साथ आवश्यक रूप से मूल निवासी प्रमाण पत्र, विशेष मूल निवासी प्रमाण पत्र जो भी हो आपके पास होना चाहिए। अभ्यर्थी के पास कैटेगरी के लिए जैसे जनरल के लिए 50%, महिला में ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी, एमबीसी, फिजिकल हैंडीकैप, विडो डाइवोर्स के लिए 45% से उत्तीर्ण संबंधित संपूर्ण दस्तावेज होने चाहिए। आपके पास कुल मिला के जो 12th मार्कशीट है वो भी आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की भिन्नता, यदि आपने आवेदन फॉर्म में अलग भरा है फिर आप अलग भर रहे हैं, डॉक्यूमेंट अलग लगा रहे हैं, इसमें अगर किसी भी प्रकार का चेंजेस होगा तो आपका जो प्रवेश है वो निरस्त माना जाएगा। अब लेते हैं आगे का, ये हो गई डॉक्यूमेंट की बात। फिर मैं आपको एंड में जो रिजल्ट रहेगा कि क्या कंक्लूजन निकला है उसकी बात करेंगे। डीएलएड शिक्षण संस्थानों में चयन प्रक्रिया की अधिकृत वेबसाइट पर स्थित संस्थानों की सूची के नाम, पता इत्यादि आप स्पष्ट कर लें, या आप जो भी कॉलेज भर रहे हैं आप इसके बारे में अच्छे से वेरीफाई हो जाए। यदि आपने एंड डेट तक चॉइस लॉक नहीं की है तो ये अपने आप लॉक हो जाएगी। प्रवेश की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण रूपेण संपन्न होने के बाद पंजीकरण शुल्क 3000 रुपये में से, देखो ये किसके लिए है, यदि आपको कोई कॉलेज नहीं मिली है तो उस कंडीशन में 100 रुपये काटते हुए आपको 2900 रुपये वापस मिल जाएंगे। तथा यदि आप संस्था आवंटन के बाद भी रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो आपको 500 रुपये काट कर 25 रुपये पुनः लौटाया जाएगा। इसीलिए जब आप रजिस्ट्रेशन करें उस समय आप अपने बैंक खाता विवरण जिसमें आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर सारे सावधानी पूर्वक भरें। यदि आप एसेबल होते हैं तो 100 रुपये काट कर 2900 रुपये आपके उसी बैंक खाते में पुनः ट्रांसफर हो जाएंगे। यदि आपको कॉलेज आवंटित हुई है, आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, बीएसटीसी नहीं करना चाहते हैं तो 500 रुपये आपके कटेंगे, बचे हुए 25 रुपये आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसीलिए VMOU कहता है और मैं भी कहता हूं कि आप काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए अप्लाई जरूर करें। होना नहीं होना बाद की बात है, मनचाही कॉलेज मिलना या नहीं मिलना बाद की बात है। आपके ये जो पैसे हैं ये बिल्कुल भी आपके कटेंगे नहीं। 100 रुपये 500 रुपये कोई मायने नहीं रखते, बाकी पैसे आपके वापस बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएंगे। अभ्यर्थी को गलत तथ्यों, ये है कि अगर आपने गलत तथ्य दे दिए हैं, जानकारी गलत दे दी है तो उस कंडीशन में आपके 3000 रुपये वापस नहीं होंगे, सारी राशि जब्त कर ली जाएगी। अब देखो अभ्यर्थी द्वारा चयन किए गए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश शुल्क आपको 3555 रुपये जमा होने
और अध्यापक शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापन वो आपको वैलिडेट करेगा कि आप सही है नहीं है, उसके बाद आप अपवर्ड मूवमेंट में भाग ले सकते हैं। बात करेंगे ये क्या है। अपवर्ड मूवमेंट के बाद नया, ये जरूरी चीज है, देखो इसको मैं अलग से अंडरलाइन करूं, नया अध्यापक शिक्षण संस्थान कॉलेज आवंटित नहीं होने की स्थिति में पूर्व में आवंटित महाविद्यालय जिसमें आपने उपस्थित होकर रिपोर्टिंग की है वही रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार की फीस रिफंड नहीं होगी। अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए हैं, आप अपवर्ड मूवमेंट भी करते हैं, तो उस कंडीशन में अगर आपके नई कॉलेज नहीं मिलती है तो पहले मिली हुई कॉलेज ही मान्य होगी। यदि आप उसमें नहीं जाते हैं, बीएसटीसी नहीं करते हैं, तो सारी की सारी री फीस जो है आपकी वो रोक ली जाएगी, आपको उसमें बिल्कुल भी रिफंड नहीं मिलेगा। फिर ये भी इम्पोर्टेंट है, देखो मेरा मकसद यही है कि जो नोटिफिकेशन है वो आपके अच्छे से समझ में आ जाए। अपवर्ड मूवमेंट में भाग लेने पर यदि आपको नया कॉलेज मिला है, पुनः फीस भरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में, अब आप मान लो अपवर्ड मूवमेंट में भाग लेते हैं, नई कॉलेज आपको मिलती है और आपके तो इससे बेटर तो जो ओल्ड कॉलेज थी वही ठीक है, तो अब आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी, नई कॉलेज में ही आपको जाना पड़ेगा, ओल्ड कॉलेज में आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये आप जरूर ध्यान रखें। फिर ये कुछ और है जो अपने काम के नहीं है। अब हम आते हैं सीधा प्रक्रिया पर, रजिस्ट्रेशन से लेके काउंसलिंग तक सारी प्रक्रिया की बात करेंगे वन बाई वन। देखो सबसे पहले है नंबर 1, काउंसलिंग में पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको सबसे पहले क्या प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा वो देखो। काउंसलिंग पंजीकरण से पूर्व आवेदन में अगर आप संशोधन करना चाहते हैं, कि मान लो जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने प्रवेश परीक्षा के समय भरा था उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन है, तो आपको 200 रुपये की फीस का भुगतान करना पड़ेगा। इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 15 जून से 23 जून। फिर आती है बात रजिस्ट्रेशन की। काउंसलिंग के लिए यदि आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपको 3000 रुपये की फीस का ऑनलाइन भुगतान करना पड़ेगा। ये आप अपने मैनुअल नेट से, डेबिट क्रेडिट कार्ड से या ई मित्र के माध्यम से भर सकते हैं। फिर आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाते हैं उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। और ऑनलाइन सूची, जो कॉलेज की सूची है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जहांगीर पर डाल दूंगा, उसको देखते हुए आप कॉलेज का चयन कर सकते हैं। कॉलेज ऑप्शन भरने की जो डेट है वो है 15 जून से 23 जून, यानी आपको 3000 रुपये की फीस का भुगतान करना है। भुगतान करने के बाद आप लिस्ट में दी गई कॉलेज की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जो आपको सबसे पहले चाहिए वो पहले और उसके बाद वाली बाद में। ऐसे ही आप वरीयता का ध्यान रखते हुए कॉलेज का चयन करें। उसके बाद प्रथम चरण की अलॉटमेंट सूची जो है जिनका सिलेक्शन होता है वो जारी की जाएगी 26 जून को। फिर प्रथम चरण की अलॉटमेंट के अनुसार चयनित अभ्यर्थी द्वारा 3555 जो रुपए हैं वो ऑनलाइन भुगतान करने पड़ेंगे। इसकी तिथि है 26 जून से 2 जुलाई। अभ्यर्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर जो आपको कॉलेज मिली है उसमें रिपोर्टिंग करना। अब रिपोर्टिंग के समय आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, इस बात का आप मुख्य रूप से ध्यान रखें। इसके लिए डेट है 27 जून से 3 जुलाई तक आपको रिपोर्टिंग करना है। रिपोर्टिंग करने के बाद कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा, सत्यापन करेगा, और उसके बाद जिन स्टूडेंट का फाइनल एडमिशन होता है उनका एडमिशन जो शेड्यूल है, सॉरी एडमिशन की, जो आपके जिन बच्चों का एडमिशन हो गया है उनके अधिकृत पोर्टल पर आपको ऑनलाइन भेज दिया जाएगा। फिर ये जो प्रक्रिया चलेगी ये चलेगी 27 जून से 3 जुलाई तक। मेरे कहने का मतलब ये है कि कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद जिन बच्चों का एडमिशन फाइनल होता है उनको ऑनलाइन वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद जो प्रक्रिया चलेगी वो है संस्था द्वारा प्रमाणीकरण उपरांत अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के लॉगिन से प्रवेश जो स्लिप है वो प्राप्त करना। यदि आपका किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो ऑनलाइन आप जाकर अपनी प्रवेश स्लिप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 27 जून से 4 जुलाई तक। फिर क्लास स्टार्ट हो जाएगी 3 जुलाई से, यानी 3 जुलाई से आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाएगी। हर साल ये जो काउंसलिंग प्रक्रिया है, चॉइस फिलिंग प्रक्रिया है, एडमिशन प्रक्रिया है, ये एक्सटेंड होती है, आगे बढ़ती है। लेकिन आप ये नहीं देखें कि हर साल बढ़ती है, इस बार भी बढ़े, कोई भरोसा नहीं है।
आप इसमें जैसे डेट दी गई है उसी डेट में अपना कार्य कर लें। उसके बाद बात आएगी अपवर्ड मूवमेंट की। अब देखो अपवर्ड मूवमेंट क्या है, मैं इसकी बात करता हूँ। आपने कॉलेज भरी चॉइस में और उसके बाद जो आपको कॉलेज प्राप्त हुई है और आप उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं कि जो मुझे कॉलेज मिली है ये सही नहीं है, मुझे कोई दूसरी कॉलेज मिलनी चाहिए। तो कॉलेज चेंज करने के लिए आपको अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन दिया जाता है। आप वापस जो कॉलेजें आपको दिखाई जाती है अपवर्ड मूवमेंट के समय, उसमें वापस आप ऑप्शन लॉक कर सकते हैं, जैसे आपने काउंसलिंग के समय लॉक किए थे। अपवर्ड मूवमेंट में आपको कॉलेजों का वरीयता से ध्यान रखते हुए फिलिंग करना है। जो कॉलेज आपको अब चाहिए उसको पहले, जो बाद में चाहिए उसको बाद में भरना है। यानी जैसे काउंसलिंग के समय आपको फर्स्ट काउंसलिंग के समय आपको ऑप्शन लॉक, ऑप्शन सिलेक्शन का मौका दिया गया था, ठीक वैसा ही आपको अपवर्ड मूवमेंट में मिलेगा। लेकिन अपवर्ड मूवमेंट से अभ्यर्थियों का फ़ायदा ये होता है कि कई बार जो कॉलेज हमें मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली है, तो उस कंडीशन में आपको न्यू कॉलेज मिल सकती है, आपकी चॉइस की। तो अपवर्ड मूवमेंट द्वारा आपको अपनी मिली गई कॉलेज को परिवर्तन करने का मौका मिलता है। लेकिन आप इसमें ध्यान ये रखें कि आपको जो नई कॉलेज अगर नहीं मिली है, तो आपकी जो ओल्ड कॉलेज है, वो ही मान्य होगी और उस कंडीशन में आपको बिल्कुल भी फीस का पुनर्भरण वीएमओयू नहीं करेगा। आपको नई कॉलेज मिल गई है और अब आप चाहते हैं कि मेरे नई कॉलेज से बेटर थी ओल्ड कॉलेज, ये सही था। मुझे जो नई कॉलेज मिली है, वो पहले से बेटर नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे पहले वाली कॉलेज ही मिल जाए, तो उस कंडीशन में आपको पुरानी कॉलेज नहीं मिलेगी, यही आपको फाइनल होगा। यानी जो नई कॉलेज आपको अपवर्ड मूवमेंट के बाद मिली है, इसी से आपको अपनी बीएसटीसी प्री डीएलएड की डिग्री करनी पड़ेगी। वापस बता रहा हूँ, यदि आपको नई कॉलेज मिली है और आप चाहते हैं कि मुझे पुरानी कॉलेज ही जो मिली थी वो बेटर थी, तो ऐसी कंडीशन में कपड़े खरीदारी वाली बात नहीं चलेगी। आपको अगर नई कॉलेज मिल गई है, तो उसी कॉलेज से आपको अपनी जो आगे की प्रक्रिया है वो जारी करनी पड़ेगी। और अगर नई कॉलेज नहीं मिलती है, तो उस कंडीशन में जो ओल्ड कॉलेज थी जिसमें आपने डॉक्यूमेंट सत्यापित करवाए थे, उसी कॉलेज में आपको बीएसटीसी प्री डीएलएड की प्रक्रिया, यानी आपको जो डिग्री है उसी से करनी पड़ेगी। तो मेरा जो कहने का मकसद था कि यदि आपके ओल्ड से न्यू कॉलेज मिलती है, तो इसी से आपको अपनी फाइनल डिग्री करनी पड़ेगी और ओल्ड से न्यू कॉलेज आपको नहीं मिलती है, तो उस कंडीशन में आपकी ओल्ड कॉलेज से ही आपको अपनी डिप्लोमा कोर्सेज जारी रखना पड़ेगा। अब हम आते हैं काउंसलिंग प्रक्रिया की डिटेल पर। अपवर्ड मूवमेंट के लिए आवेदन करने की जो तिथि है, वो है 4 जुलाई से 5 जुलाई, यानी ओनली 1 दिन का समय ही अपवर्ड मूवमेंट में दिया जाता है। इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अपवर्ड मूवमेंट उपरांत परीक्षा की घोषणा जब आप सॉरी परिणाम की घोषणा अपवर्ड मूवमेंट जब आप भाग लेते हैं, तो 7 जुलाई को इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा कि आपको नई कॉलेज मिली है या नहीं मिली है, और नई कॉलेज मिली है तो कौन सी मिली है। अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात आवंटित संस्थानों में रिपोर्टिंग की तिथि, आपको यदि नई कॉलेज मिली है तो उस कंडीशन में रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग की डेट है 7 जुलाई से 9 जुलाई। फिर संस्थान द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर छात्राध्यापक के प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापित करने की तिथि है, वो है 7 जुलाई से 9 जुलाई। तो फाइनल कंक्लूजन क्या रहा कि आप सबसे पहले ध्यान रखते हुए कॉलेज की चॉइस फिलिंग भरें, इसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं करें। जो आपको पहले चाहिए उसका पहले, बाद में चाहिए उसका बाद में चयन करें। और चॉइस फिलिंग में आप मैक्सिमम कॉलेजों का सिलेक्शन करें। 5 डिस्ट्रिक्ट की कॉलेज का आप सिलेक्शन करें, उसके बाद अगर आपको लगता है कि ज़्यादा हो गई, तो आप एनीवेयर इन डिस्ट्रिक्ट का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग के बाद यदि आपका परिणाम जारी होने के बाद सिलेक्शन हो जाता है, तो जो कॉलेज आपको मिलती है, उस कॉलेज में आपको ऑनलाइन फ़ीस का भुगतान करने के बाद रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग करने के बाद वो कॉलेज वाले जो हैं, आपका वेरिफ़िकेशन करेंगे, उसके बाद आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा। अब देखो,
फाइनल एडमिशन होने के बाद यदि आप जो कॉलेज आपको मिली है उसमें परिवर्तन चाहते हैं, कॉलेज चेंज करवाना चाहते हैं, तो आप अपवर्ड मूवमेंट के थ्रू पुनः कॉलेजों का चयन करें। अपवर्ड मूवमेंट के बाद यदि आपको नई कॉलेज मिली है तो उसमें जाकर आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, और नई कॉलेज नहीं मिली है, ओल्ड कॉलेज है, तो उस कंडीशन में आपको अपने ओल्ड कॉलेज से ही अपना पाठ्यक्रम जारी रखना पड़ेगा। यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है 2-3 राउंड के बाद भी, तो आपके ₹100 काटे जाएँगे और आपको ₹29 आपके दिए हुए बैंक खाते में जमा हो जाएँगे। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है कि अपना सिलेक्शन हो गया, कॉलेज आपको आवंटित हो गई, आप डिग्री जारी रखना नहीं चाहते, आपका मन बदल गया है, कुछ और करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में ₹500 आपके काटे जाएँगे, ₹2500 आपके रिफंड हो जाएँगे। लेकिन यहाँ ध्यान में रखने वाली बात ये है कि यदि आपने कॉलेज में रिपोर्टिंग कर दी जाकर, और फिर आपका मन बदल गया कि मुझे बीएसटीसी पाठ्यक्रम, प्री डीएलएड पाठ्यक्रम नहीं करना है। रिपोर्टिंग करने के बाद अगर आप नहीं करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपके बिल्कुल भी रिफंड नहीं होगा। क्योंकि रिपोर्टिंग से पहले जो आपको कॉलेज मिलती है, उस कंडीशन में आपके ₹13,555 फीस भरी जाएगी, और फीस भरने के बाद आप रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्टिंग करने के बाद आप चाहते हैं कि आप बीएसटीसी नहीं करना चाहते, तो उस कंडीशन में आपको बिल्कुल भी पैसा रिफंड नहीं होगा। इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो मेरा ये मानना है कि आपको जो मैंने वीडियो बनाया है, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लें, रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवा दें, और उसके बाद आप काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लें। मैं सुशील कुमार जांगीड़ ऐसे ही आपके लिए और यूज़फुल वीडियो लेके आऊँगा। हम फिर मिलेंगे।